हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं हम आज की एनसीईआरटी की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, द फर्स्ट प्रश्न इज ऑन द स्क्रीन। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन भी है ही। कहते किसी दिए गए धातु के तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। आज करंट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, गौर फरमाइएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध हम पीछे भी बताए हैं आपको। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध प्रतिरोध आर की अगर हम बात करें तो आर समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, आर समानुपाती होता है ताप के, आर अलग अलग तार का अलग अलग होता है, अलग अलग तार का अलग अलग होता है। फिर आते हैं हम लोग प्रतिरोधकता पे, प्रतिरोधकता पे, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। और रो से डिनोट करते हैं तो प्रतिरोधकता जो है ये केवल और केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। दोनों अलग अलग है, बढ़िया से देख लो, एनसीईआरटी में है इसलिए ही पूछेगा। देखो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझना। प्रतिरोध समानुपाती लंबाई, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल, प्रतिरोध समानुपाती ताप, प्रतिरोध अलग अलग तार का अलग अलग। प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं, यह पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, बताओ जल्दी से, लंबाई पर, मोटाई पर, आकृति पर। आकृति में लंबाई मोटाई दोनों आ गया, और पदार्थ की प्रकृति पर इनमें से कोई नहीं। बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है इज द राइट आंसर। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, देखो पदार्थ पर या ताप पर निर्भर करता है। आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है देखो। किसी एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी विद्युतीय बल्ब के फिलामेंट में 1 एम्पियर की धारा, वाह, आई का मान दे दिया है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाह ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, टाइम का मान दे दिया है 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो n बराबर होता है, q बराबर होता है ne, अगर आप पढ़े होंगे n का मान मांग रहा है, n त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, q बराबर होता है ne, और q बराबर होता है it बराबर हो जाएगा ne, n बराबर हो जाएगा it बाई ई, n बराबर हो जाएगा it बाई ई। I क्या है? धारा 1, t का मान हो गया 16, और e का मान हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। देख लो n बराबर it बाई, दोस्त मेरे बढ़िया से देख, n बराबर क्या होता है? q बराबर it ne होता है, और q बराबर it भी होता है। देखो q बराबर बढ़िया से देखो, q बराबर ne भी होता है, q बराबर it भी होता है। n बराबर ये दोनों LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो ne बराबर it, तो n बराबर it बाई I का मान 1 एम्पियर दिया हुआ है, t का मान 16 दिया है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 माइनस 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये पॉइंट उड़ेगा, पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस 19 1, 20, 10 के पावर हो जाएगा 20 इज द राइट आंसर। देखो तो इतना आ रहा है आंसर। Q बराबर होता है, देखो Ne, Q बराबर होता है IT, बढ़िया से देख लो Q बराबर क्या होता है दोस्त मेरे, IT, Q बराबर होता है Ne, जहां I, Q तो आवेश है, E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, I धारा है, T समय है, N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N जो है ये त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या है। आंसर Q बराबर IT, Q बराबर Ne होता है, तो IT बराबर Ne होता है, N बराबर IT बाई E होता है। N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी को कहते हैं प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। N IT बाई I का मान 1 एम्पियर, T का मान 16, E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अगला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दो आंसर क्या होगा। एकदम चला, एनसीईआरटी में यही वर्ड लिखल है। 5 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, उपयोग अधिकतम प्रतिरोध। अब ध्यान से देखना, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समानांतर क्रम। आप टीआरई में पलट के देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें, इसमें वोल्टेज अलग अलग। श्रेणी क्रम में अगर हम बात करें तो इसमें धारा समान वोल्टेज अलग, धारा समान वोल्टेज अलग। इसमें अगर हम बात करें चला जी, तो इसमें वोल्टेज समान धारा अलग, वोल्टेज समान धारा अलग। अब बढ़िया से देखो, धारा समान वोल्टेज अलग, इसमें वोल्टेज समान और धारा अलग। अब बढ़िया से देखिएगा, अगर हम बात करें श्रेणी क्रम में धारा समान वोल्टेज अलग, इसमें वोल्टेज समान धारा अलग। अब ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में अगर हम बात करें तो आर टोटल इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां अगर आर टोटल निकालिएगा तो 1/R टोटल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 3 8 2 10, यानी प्रतिरोध जो होगा, ये प्रतिरोध जो होगा ये महत्तम होगा, इसमें प्रतिरोध महत्तम होगा। इसमें जब आप 1/2 1/3 1/5 कीजिएगा तो प्रतिरोध न्यूनतम होगा। प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम होगा, प्रतिरोध न्यूनतम होगा। चला, ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछवे करेगा। श्रेणी क्रम में क्या क्या है? आमीटर श्रेणी क्रम में होता है, गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है, आमीटर और गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में होता है। आमीटर श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में। उसके बाद आ जाइए आप, फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है, फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है। एमसीबी श्रेणी क्रम में होता है। समानांतर क्रम की अगर हम बात करें, घर का वायरिंग समानांतर क्रम में है, घर का वायरिंग जो है समानांतर क्रम में है। उसके बाद वोल्ट मीटर जो है ये समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ये दो को पूछा, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप पलट के देखिएगा, घर का वायरिंग किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में आमीटर, गैल्वेनोमीटर, फ्यूज, एमसीबी, ये सब श्रेणी क्रम में होता है। घर का वायरिंग और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में होता है। धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। प्रतिरोध इसमें महत्तम होता है, इसमें प्रतिरोध न्यूनतम होता है। इसमें वोल्टेज समान, धारा अलग अलग होता है। जल्दी से लिख, जल्दी लीक चला जी आंसर। पानी मेरा है। आंसर ये कुछ चला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना गेम खेल रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एनसीईआरटी चला, हाउ हाउ करके पढ़ने से नहीं होगा, एकदम कॉन्सेप्चुअली और पेशेंस के साथ पढ़ने से होगा। इसको जल्दी से नोट कर लो। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा था कि घर का वायरिंग किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। आपको पूछ देगा आमीटर, गैल्वेनोमीटर, फ्यूज, एमसीबी श्रेणी क्रम में होता है। घर का वायरिंग और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में होता है। ये वो चीज जो आपको पूछा था दोस्त मेरे कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, बच्चा बड़ा गड़बड़ किया था। बीपीएससी टीआरई 1.0 का क्वेश्चन है। अब वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन पूछा था। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, अब पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर जो है विभव नापता है। वोल्ट मीटर एकदम चला, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लो। वोल्ट मीटर क्या नापता है दोस्त मेरे? विभवांतर नापता है। अब पोटेंशियोमीटर क्या नापता है दोस्त मेरे? विभव नापता है। जल्दी से लिख, जल्दी से। बीएससी का फॉर्म भरने में भी गलत हो गया, फॉर्म भरने में गलत हो गया, ठीक कर दीजिए। अभी तो बीएसएससी में मौका भी दिया है। जल्दी बताइए चला जी। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर नापता है, विभव में अंतर नापता है। पोटेंशियोमीटर जो है ये विभव नापता है। जल्दी से देख लो, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बढ़िया से एकदम देख लो। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, विथ आंसर भी हम अपलोड करवा, ये पूरे का चला एक साथ अपलोड कर देंगे। जल्दी बता, वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर क्या नापता है? विभव नापता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
आमीटर जो है ये धारा नापता है, आमीटर धारा नापता है। और गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है, धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है, धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है। अमीटर धारा नापता है, वोल्टमीटर धारा की उपस्थिति, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। जल्दी बताओ। कहते हैं आप क्वेश्चन देखो बहुत आसान हो जाएगा, इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। अभी के स्लाइड से 2 क्वेश्चन था। एगो घर में आपके बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है कि घर में, चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए टीआरई का भी क्वेश्चन है, घर में वायरिंग किया जाता है समानांतर क्रम में। एगो क्वेश्चन ये पूछा था वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर का। जल्दी लिख, दोनों ऑप्शन में दे दिया था। हाँ एकदम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो चला, हमने अभी क्या कहा, 5 प्रतिरोध जिसके प्रत्येक प्रतिरोध इतना है, उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध। जब ये अधिकतम प्रतिरोध की बात करेगा, एक मतलब श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अधिकतम प्रतिरोध मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में मतलब आर टोटल निकालना है तो सबको जोड़ देना है, R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट। आर टोटल निकालना है तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इसको जोड़ देना है सबको। 5 गो है, 5 प्रतिरोध जिसको प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है, वो अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम प्रतिरोध मतलब श्रेणी क्रम में, तो आर टोटल बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर से लेंगे तो 5, अब 5/5 बराबर हो जाएगा 1 ओम। इज द राइट आंसर। देखो आ रहा है ये क्वेश्चन। 2 प्रकार से गेम खेल दिया। एक तो तुमको ये पूछ दिया दोस्त मेरे, गौर फरमाना, एक 2 बात इसमें क्वेश्चन पूछ दिया, एकदम स्मार्ट क्वेश्चन है। अधिकतम प्रतिरोध अगर मांग रहा है, ओए अधिकतम प्रतिरोध अगर कह रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम प्रतिरोध कहता समानांतर क्रम में। अधिकतम प्रतिरोध कह रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम प्रतिरोध कहता था समानांतर क्रम में। अब आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कुछ चला वन लाइनर्स भी हम आपको पढ़ाएंगे, तैयार रहिए उसके लिए। और चला करंट अफेयर्स जो है स्टार्ट करवा रहे हैं हम, चंद्रा सर का करंट अफेयर्स चंद्रा सर का स्टार्ट कर रहे हैं। मात्र 20 क्लास, आप लोग तैयार हो जाइए उसके लिए। और करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, 8:10 से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। और कल से आपका हिंदी भी स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है मंडे से। करंट अफेयर्स बाय चंद्रा सर स्टार्ट हो रहा है मंडे से। और करंट अफेयर्स बाय चंद्रा सर स्टार्ट हो रहा है मंडे से। टाइमिंग होगा 8 से 9 PM। और हिंदी कल से आपका स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे जुड़े हैं अभी हिंदी, कल से आपका 500 क्वेश्चन का स्पेशल डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कल से। आज हो गया बुध, गुरुवार से आपका हिंदी स्टार्ट हो रहा है एकदम। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और चला, जितना भी टीचर से आप पढ़े होंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर हम आपको दिए हैं। सिन्हा सर से आप एक बार पढ़ के देखिए, SK सिन्हा सर पढ़ाएंगे आपको एकदम सुपर्ब कंटेंट। और मात्र 500 से 600 क्वेश्चन आपको अभी से एग्जाम तक वो पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर आइए। और हिंदी में इस बार तो आपको पास करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एनसीईआरटी में क्या कर रहा है। 5 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है, न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। तभी बताओ, न्यूनतम प्रतिरोध मतलब समानांतर में जोड़ेगा, यानी 1/R टोटल बराबर 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 1 2 3 4 प्लस 1/1/5। यहाँ सबका 5 ऊपर चल जाएगा तो 1/R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, सबका 5 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 25। R टोटल बराबर, जरा सा मिस करोगे तो 25 भी ऑप्शन में रहेगा। 1/25 ओम इज द आंसर। देख लो, आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। हाँ चला जी, सेट स्टार्ट होगा शनिवार से, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। R टोटल इज इक्वल टू 1/25 ओम, R टोटल इज इक्वल टू 1/25 ओम। शनिवार से लगातार जो है आपको 15 सेट मिलेगा, शनिवार से लगातार आपको 15 सेट मिलेगा। 1/R टोटल बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 दोनों के लिए होगा वो।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा, बता दीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? देखो चला, ये एकदम ध्यान रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी में संयोजित उचित चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, श्रेणी में अगर संयोजित करते हैं, श्रेणी में अगर संयोजित करते हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। और समानांतर में अगर हम रखते हैं, समानांतर में अगर हम रखते हैं तो एक का निगेटिव फिर इसका पॉजिटिव, ऐसे फिर इसका निगेटिव लेंगे, फिर इसका पॉजिटिव लेंगे, अब फिर इसका निगेटिव लेंगे, फिर इसका पॉजिटिव लेंगे। तो इस हिसाब से देखो, सब पॉजिटिव एक साथ, सब निगेटिव एक साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। कहते हैं देखो, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से बनेगा। तो दोस्त मेरे जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। चला, ये शुद्ध एनसीईआरटी है, इसी पैटर्न पे सारा सवाल पूछा जाता है। अब इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में इसमें वोल्टेज बढ़ेगा और समानांतर क्रम में धारा बढ़ेगा। एकदम याद रखना, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ेगा, समानांतर में धारा बढ़ेगा। आंसर बता। हिंदी का टाइम चला, हिंदी का टाइम भी हम आपको बता देंगे फिर से, एकदम आप टेंशन ना ले। अब बताओ कौन उचित रूप से व्याख्या करता है। ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ आ जाओ, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव हो गया, छोटका वाला निगेटिव है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ आ जाओ, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ आ जाइए, तो साफे गलत है। तो आंसर बता दीजिए। हमको लगता है ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। और सब करवा देंगे। चलो, साइंस के लिए तुम टेंशन नहीं लो, जो बच्चा हमको रेगुलर फॉलो कर रहा है उसके लिए हम जितना कर पाएंगे उससे ज्यादा करेंगे। 12वां क्लास है, 8 क्लास और पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसके बाद वन लाइनर करवाएंगे, और वन लाइनर भी करवा देंगे पूरा का पूरा, एकदम टेंशन नहीं लो। जल्दी बताओ आंसर। ई श्रेणी क्रम में एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरा का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरा का निगेटिव, और समानांतर में सबका निगेटिव एक साथ, सबका पॉजिटिव एक साथ। बैटरी के लिए तो ये सब क्वेश्चन चला आम है, बैटरी के लिए या सेल के लिए ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अभी पूछ देगा, तीन है कहना, ये वाला पूछ दिया था। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, वन लाइनर में हम सब इंपॉर्टेंट करवा देंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को निरूपित करता है? बता, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है वोल्टेज को निरूपित करता है? देखो, दो गो प्रश्न चला, पूछा भी है तुमको। एगो V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, एगो E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। देखो, जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं इतने याद रखना। एगो P बराबर होता है V²/R, एगो P बराबर होता है I²R, एगो P बराबर होता है VI, P बराबर V²/R, I²R, एगो H बराबर फॉर्मूला होता है I²RT। इतने फॉर्मूला पूछता है। और यहाँ V बराबर W, और Q के जगह पर Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो बताओ, निम्नलिखित में वोल्टेज का निरूपण करता है। तो वोल्टेज का निरूपण V फॉर वोल्टेज, W फॉर कार्य, Q फॉर आवेश। तो W/Q कह दीजिए, या कह दीजिए W/Q के जगह पर IT कह दीजिए। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। आंसर किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। V बराबर हो गया W/Q, W/Q के जगह पर हो गया IT, E बराबर हो गया F/Q। E है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, F बल है, Q आवेश। इतना फॉर्मूला लिख लो। चला, इस पर क्वेश्चन पूछा है तुमको, न्यूमेरिकल भी पूछ दिया है वो। V बराबर हो गया विभव। चला, टेस्ट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि टेस्ट प्रॉपर वे में जब तक तैयार नहीं होगा, शनिवार से पहला टेस्ट होगा, कल हम इसका अनाउंस करेंगे। W बराबर हो गया कार्य, E हो गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, E जो है
विद्युतीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। और आई क्या है, धारा है। आई क्या है, धारा है। पी क्या है, पावर है। पी जो है पावर है। पी पावर है। पावर है मतलब शक्ति है। और आर प्रतिरोध है। आर क्या है दोस्त मेरे, प्रतिरोध है। भी क्या है, वोल्टेज है। इतना सवाल इससे पूछेगा, जल्दी से देख लो। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई आई टी, ई बराबर एफ बाई क्यू, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, वी आई, और H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये तरह से सवाल पूछेगा। अब V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू के जगह पर होगा आई टी, क्योंकि एक सवाल इसका दे दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए हम इस सारा आपको बता दिए। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक रोज इससे पहले भी हम ये चीज हाईलाइट किए थे। आंसर बताओ जल्दी से। मेरी जिंदगी है आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न जल्दी से इसको नोट कर लो। चला, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, फिर बाद मैंने कहा कि सर पूछ दिया। लंबाई 1 तथा एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। लंबाई यहाँ L होगा, 1 नहीं होगा, L। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक प्रतिरोधकता से क्वेश्चन तुमको पूछा है, जिसकी लंबाई 27 है, 2L है। यहाँ चला थोड़ा सा गलत गड़बड़ है, जिसकी लंबाई 2L है। हमको एनसीईआरटी चला यादें है, हो सकता है 27 तो कभी नहीं होगा। तथा प्रतिरोध R के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो R बराबर फॉर्मूला होता है, चला हमको डेटा का मिसमैच लग रहा है, रो L बाय A बराबर हो जाएगा रो L बाय R। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब L हो और जब A हो तब R हो, और R हो तो समान पदार्थ। अब मान लो नया जो दे रहे हैं हम A1, वो समान पदार्थ का, समान पदार्थ का है मतलब, समान पदार्थ का मतलब रो सेम होगा, और L के जगह पर दे रहा है 2L है। अब प्रतिरोध RA है, तो RA है तो कितना हो जाएगा 2 रो L बाय R। तो रो L बाय R को हम A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2A। 2 रो L बाय R को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2A। 2 रो L बाय R को क्या लिख सकते हैं 2A। इतना आ रहा है, देखो तो आंसर देखो तो इतना आ रहा है। यहाँ चला L हो जाएगा, यहाँ 2L हो जाएगा, प्रिंटिंग एरर है। देखो लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। बहुत बढ़िया बात है, लंबाई L R A है, L R A है। अब कह रहा है समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। समान लंबाई का ये है तो 2L और ये रो ई R, तो 2L हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, रो L बाय R, यानी 2A इज द राइट आंसर। 2A इज द राइट आंसर। आंसर कितना हो जाएगा 2A। अब प्रतिरोधकता हम बोले हैं किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध तो सब चीज पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। एकदम चला इंपॉर्टेंट भी करवा देंगे, वन लाइनर्स भी करवा देंगे, कुछ कुछ जो एकदम महा VBI है एकदम करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। चला जी साइंस हम उतना करवा देंगे। अगर बच्चा अब बीच में पता चला तीसरे चौथे क्लास से फॉलो करोगे, 5वां छोड़ दोगे, 8वां छोड़ दोगे, 9वां छोड़ दोगे, तो नहीं हो पाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो काम हो जाएगा। अगर आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। कहते हैं प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता, बता जल्दी से। प्रतिरोधकता जो है हम बोले हैं, प्रतिरोधकता एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चला इस मेरा एगो चलवा इसमें एकदम क्लोज चलवा था, मेरे से पढ़ रहा था, वो प्रतिरोधकता में चला गलती करके आया बीपीएससी टीआरई में। प्रतिरोधकता जो है केवल और केवल पदार्थ पर निर्भर करता है और केवल ताप पर निर्भर करता है। अब बताओ पदार्थ परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता कब परिवर्तित नहीं होगा। पदार्थ के परिवर्तन से हो जाएगा, ताप के परिवर्तन से हो जाएगा, आकृति के परिवर्तित होने पर नहीं होगा। पदार्थ और ताप के परिवर्तित होने से हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर निर्भर करता है। आंसर अब बता दो क्या होगा। आकृति पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोधकता। आंसर बताओ, इसका क्वेश्चन कहां मिलेगा। एगो हाँ
प्रतिरोधकता रो पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अब दोस्त मेरे बढ़िया से देख लो, प्रतिरोधकता आपके टीम में चंद्रा सर भी अच्छे टीचर हैं, और चला चंद्रा सर अच्छे टीचर हैं तो चंद्रा सर कहीं करंट अफेयर्स स्टार्ट करवा रहे हैं 8 बजे से, मंडे से एकदम 18 क्लास में आपका करंट अफेयर्स वो कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपके पास समय हो, बीपीएससी टीआरई वालों तैयार हो जाओ, एकदम 18 क्लास में कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगा। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होगा? पदार्थ के परिवर्तन से एकदम परिवर्तित होगा, ताप के परिवर्तन से एकदम परिवर्तित होगा, पदार्थ की आकृति में परिवर्तन से नहीं होगा। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो है केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। आंसर मेरी जिंदगी एगो टीचर के लिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त लैंप ए बी सी जिनके अनुक्रमांक 40 वाट 60 वाट 100 वाट है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पार्श्व क्रम में देखो, पार्श्व कहे समानांतर कहे, समानांतर कहे, अच्छा मिलते हैं, समानांतर कहे या घौर में कहे, एक के बात है। पार्श्व कहे ये चीज देखो, चला हम थोड़ा बता देते हैं बढ़िया से, एक समझ लो, क्योंकि अगर हो सकता है पार्श्व ने पूछे श्रेणी पूछ दे, हो सकता है पार्श्व ना पूछे श्रेणी पूछ दे, श्रेणी में पूछे, पार्श्व पूछे, समानांतर पूछे, समानांतर पूछे, या श्रेणी पूछे या समानांतर पूछे या पार्श्व पूछे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? या घौर में पूछे, या घौर में भी तो समानांतर में न होता है। तो इसमें चला क्या होता है, हम लोग घौर में क्या करते हैं, अधिक वाट वाला अधिक चमकता है, घौर में अधिक वाट वाला अधिक चमकता है। पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में, घौर में अधिक वाट वाला अधिक चमकता है, अधिक वाट वाला अधिक चमकता है, अधिक वाट वाला अधिक चमकता, अधिक वाट वाला अधिक चमकता है, अधिक वाट वाला अधिक चमकता है। श्रेणी क्रम में उल्टा होता है, इसमें कम वाट वाला ज्यादा चमकता है, कम वाट वाला अधिक चमकता, कम वाट वाला अधिक चमकता, कम वाट वाला अधिक चमकता। देखो पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में या घौर में अधिक वाट वाला अधिक चमकेगा, श्रेणी क्रम में कम वाट वाला अधिक चमकेगा, कम वाट वाला क्या होगा, अधिक चमकेगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त लैंप ए बी सी का अनुक्रमांक 40 वाट 60 वाट 1000 वाट है, किस क्रम में जुड़ा हुआ है? ये देखो विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत से 3 प्रतिदीप्त लैंप इतने पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम में मतलब समानांतर में, और समानांतर में मतलब घौर में। घौर में क्या होता है, ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकता है और कम वाट वाला कम चमकता है। श्रेणी क्रम में अगर यही रहता तो उल्टा होता, कम वाट वाला ज्यादा चमकेगा, ज्यादा वाट वाला कम चमकेगा। बताओ जल्दी से आंसर। कहते हैं ए बी सी, ए 40 है, बी 60 है और सी 100 है। कहता है इनकी चमक के संबंध में कौन सा सत्य है? तो चमक जो हो जाएगा दोस्त मेरे, तो चमक सबसे ज्यादा हो जाएगा सी, उससे कम हो जाएगा बी, या उससे कम हो जाएगा ए। अब बता दो जल्दी, सभी बल्बों की चमक समान है? बल्ब ए की चमक अधिकतम है? नहीं, बल्ब ए की चमक न्यूनतम है। बल्ब बी की चमक ए की चमक की तुलना में अधिक है, बी की ए की तुलना में बी का अधिक है। एकदम सही बात है, सी फॉर आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। हाँ एकदम सही। देखो बच्चा लोग कितना सुंदर समझ गया। ऐसे ही याद रखो चला कि घौर में हम लोग समानांतर में जोड़ते हैं। घौर में हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर में। तो समानांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा? घौर में हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समानांतर में क्या होगा? घौर में हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समानांतर क्रम में क्या होगा दोस्त मेरे, कि समानांतर क्रम में जो अधिक वाट वाला होगा वो ज्यादा चमकेगा, जो अधिक वाट वाला होगा वो ज्यादा चमकेगा, अधिक वाट वाला जो होगा वो ज्यादा चमकेगा। अगला आंसर श्रेणी में उल्टा होता है, कम वाट वाला ज्यादा चमकता। कोई विद्युत केतली इतना वोल्ट पर प्रचालित होकर इतना किलोवाट की विद्युत शक्ति उपयोग करता है, इसके लिए किस, यही देखो क्वेश्चन, कितना एम्पियर का फ्यूज तार लगाना चाहिए? वोल्टेज दे दिया तुमको 220 वोल्ट, इतना किलोवाट की शक्ति पी दे दिया तुमको 1 किलोवाट,
इसके लिए किस अनुपातांक का फ्यूज, आई निकालना है, आई बराबर व्हाट, पी बराबर होता है वी आई, पी बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। अब यहां से हम क्या करेंगे, चला जी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये तीनों में जो संबंध होगा पी बराबर वी आई, आई बराबर निकालेंगे पी बाई वी, पी बाई वी, पी का मान कितना होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बोले तो 1 गुना 1000 वाट, अब बट्टा वी का मान हो गया 220, इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आता है, जल्दी बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, 1010 गया, अब 22 चौका 88, अब बच गया 12, 12 पर 1 120 पंच 4.5, 4.5 के आसपास आएगा। तो कह रहा है फ्यूज के तार का उपयोग, इससे जस्ट ज्यादा वाला फ्यूज का तार लगाएंगे जिससे फ्यूज ना होगा 5 एम्पियर, इससे जस्ट ज्यादा वाला फ्यूज का तार लगाएंगे जो फ्यूज नहीं होगा। जितना हमको करंट आया है आई बराबर पी बाई भी, जितना करंट आया इससे थोड़ा ज्यादा वाला फ्यूज का तार लगाएंगे, फ्यूज नहीं होगा। चला फ्यूज का क्वेश्चन पूछेगा कि एकदम ध्यान रखना, फ्यूज का क्वेश्चन तोरा पूछबे करेगा, फ्यूज का जो क्वेश्चन है ये तोरा दोस्त पूछबे करेगा, फ्यूज का जो क्वेश्चन है, फ्यूज का जो क्वेश्चन है ये पूछबे करेगा, फ्यूज का जो क्वेश्चन है ये पूछबे करेगा, एक बढ़िया से देख लो। फ्यूज सबसे पहले तो ये श्रेणी क्रम में होता है, दूसरा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये अधिकतम धारा के विरुद्ध काम करता है, अधिकतम धारा के विरुद्ध काम करता है, ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है, सोल्डर भी चला सीसा और टीन का मिश्रण होता है, और ये श्रेणी क्रम में होता है, इसका उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, और इसका निम्न गलनांक होता है, इसका निम्न गलनांक होता है। अगर दोनों चुनने के लिए दे तो दोनों आंसर, कोई एक तो चुनने तुमको देगा नहीं। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है, श्रेणी क्रम में होता है, इसकी क्षमता को एम्पियर में नापते हैं, इसकी क्षमता को किसमें नापते हैं, एम्पियर में। फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है, अधिकतम धारा देता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है, सोल्डर भी सीसा और टीन का मिश्रण होता है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक और क्षमता एम्पियर में होता है। एक क्वेश्चन यहां से पूछवे करेगा। जल्दी से लिख लो, फ्यूज से एक क्वेश्चन यहां से चला पूछेगा, बार बार कहते हैं हमको जे आ रहा है वो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तोरा पूछेगा दोस्त वही पढ़ा रहे हैं। कहते हैं फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है, अधिकतम धारा सीसा और टीन का मिश्रण होता है, उच्चतम प्रतिरोध निम्न गलनांक और क्षमता एम्पियर में व्यक्त की जाती है। क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है दोस्त मेरे, एम्पियर में व्यक्त की जाती है। जल्दी से लिख लो, एकदम ही पूछवे करेगा। फ्यूज श्रेणी क्रम में अधिकतम धारा सीसा और टीन का मिश्रण, सोल्डर भी सीसा और टीन का मिश्रण, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक और क्षमता किसमें होता है, एम्पियर में। ये चला तुम तो लोगे मजाक में हम जो लिख रहे हैं, लेकिन मेरा चला 11 साल का एक्सपीरियंस है दोस्त मेरे, उसी से हम लिखते हैं, इसलिए इसको जरूर नोट कीजिए। एग्जाम हॉल में मिलेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ क्वेश्चन तो एकदम समझिए श्योर शॉर्ट मिल ही जाएगा आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। अगला बता, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध के प्रतिरोधकों को किसी बैटरी के से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध, हम बोले थे जल्दी से बताओ, श्रेणी क्रम में रहेगा, श्रेणी में रहेगा और समानांतर में रहेगा। क्या बोले थे हम, बता। श्रेणी क्रम में रहेगा तो वोल्टेज समान धारा अलग, वोल्टेज समान धारा अलग। और श्रेणी क्रम में रहेगा तो धारा समान अब वोल्टेज अलग, धारा समान वोल्टेज अलग। 100 बार बोले हैं ये भैया, एनसीईआरटी का इस सवाल है, बढ़िया से देख लो, पीछे भी बताए हैं। बताओ आंसर क्या होगा। पार्श्व क्रम यानी पार्श्व मतलब समानांतर में संयोजित हो तो इसमें समान धारा, एकदम गलत है। पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम में धारा अलग होता है। फिर कहता है श्रेणी क्रम में संयोजित हो इसमें समान धारा, एकदम सही बात है, यही आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में समान विभवांतर नहीं होता, विभवांतर अलग होता है। फिर कहता है पार्श्व क्रम में संयोजित इनके सिरों पर विभिन्न विभवांतर होता है, पार्श्व क्रम में विभिन्न नहीं होता, समान विभवांतर होता है। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर। गुरुजी थोड़ा इंग्लिश भी। चला सबके लिए है, ये एनसीईआरटी है, सारे एग्जाम का नाना कह सकते हैं आप इसको। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। अगला प्रश्न जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर।
चला जी, विद्युत शक्ति का मात्रक इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत शक्ति का मात्रक किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? देखो, वोल्ट एम्पियर, किलोवाट घंटा, वाट सेकेंड, जूल सेकेंड। बताओ क्या होगा आंसर? P बराबर होता है VI, P बराबर होता है V²/R। एसी चलाओ नहीं यार, काहे एसी बंद कर दिया एकदम? एक तो रूमों बंद है, कम से कम रूम खोल दो, पंखे चला दो। P बराबर VI, V²/R, I²R। तो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर। इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट का स्क्वायर बटा ओम। इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। अब बताओ, यहाँ वोल्ट एम्पियर आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा। वाट सेकेंड किसी चीज का मात्रक नहीं है, P इंटू टी। जूल सेकेंड भी नहीं है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ये ध्यान रखिएगा। किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं, किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं। और ये बराबर होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ध्यान रखिए, किलोवाट आवर जो है ये ऊर्जा का बिजली बिल जो आता है इसी से आता है। बिजली बिल जो है ये इसी से आता है। बिजली बिल में जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर का होता है। ई बराबर देख लो, किलोवाट घंटा यूनिट है ये बिजली बिल के लिए। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 जूल। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? वोल्ट एम्पियर इज द राइट आंसर। वोल्ट एम्पियर इज द राइट आंसर। P बराबर V²/R, वोल्ट का स्क्वायर बटा ओम। P बराबर I²R, इसको हम कहते हैं एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। किलोवाट आवर यूनिट बिजली बिल, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एकदम चलाई पूछेगा, किलोवाट आवर यूनिट बिजली बिल इसी से दर्शाते हैं 1 किलोवाट आवर और 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सब फिक्स क्वेश्चन है, चला पूछवे करेगा। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, चला जी पूछवे करेगा आंसर। विद्युत शक्ति का मात्रक इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवनी, चला यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। ऊर्जा का 2 प्रकार का स्रोत है, ऊर्जा का 2 प्रकार का स्रोत है। एक है अनवनीकरणीय या परंपरागत। एक है दोस्त मेरे अनवनीकरणीय या जो नवीन नहीं है, अर्थात जो परंपरागत है। और एक है नवनीकरणीय जो नया है, नवनीकरणीय जो नया है मतलब गैर परंपरागत है। अब देख लो बढ़िया से, परंपरागत जो है वैसा स्रोत जो समाप्त होने वाला है, अब वैसा स्रोत जो समाप्त होने वाला नहीं है, जैसे सूर्य का ऊर्जा, इसका एग्जाम्पल ले लो आप। एग्जाम्पल ले लो तुम, कोयला ले लो, ये समाप्त होने वाला है। पेट्रोल ले लो दोस्त मेरे, ये समाप्त होने वाला है। और सूर्य, इसका एग्जाम्पल ले लो, सूर्य की ऊर्जा, ये समाप्त होने वाली नहीं है, कभी नहीं। तो भैया देख लो, नवीन जो हम लोग नया खोज कर रहे हैं, जो गैर परंपरागत है, जो परंपराओं से नहीं चलते आ रहा है, वो समाप्त होने वाला नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, सूर्य की ऊर्जा। और जो अनवीन है, जो परंपराओं से चलते आ रहा है, जो समाप्त होने वाला है, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, कोयला, ये सब समाप्त होने वाला है। एकदम सही आंसर है आप लोगों का, अनवीन है। अब आंसर बता दो जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवनीकरण मतलब नया नहीं है मतलब परंपरागत है। परंपरागत है मतलब कौन हो जाएगा? लकड़ी की, सूर्य की, जीवाश्म ईंधन की, पवन। क्या होगा आंसर? पर जो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवनीकरणीय स्रोत है जो समाप्त होने वाला है? बताओ आंसर क्या होगा? लकड़ी की, सूर्य की, जीवाश्म ईंधन की, पवन। आंसर बता, जल्दी बता। लकड़ी चला, जब तक जीवन है तब तक लकड़ी रहेगा। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इसको कहते हैं, यह समाप्त होने वाला है। जब तक जीवन है तब तक पेड़ रहेगा, पेड़ है तो लकड़ी रहेगा। बहुत सारे लोग ए मार दिए होंगे।
जब तक जीवन है तब तक लकड़ी है, लकड़ी है क्योंकि पेड़ है, पेड़ है तो लकड़ी रहबे करेगा। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला समाप्ति की ओर है। ये ऊर्जा का अनवीनीकरणीय या परंपरागत स्रोत 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 है। ये ऊर्जा का अनवीनीकरणीय परंपरागत जो समाप्त होने वाला है, नवीन जो समाप्त नहीं होने वाला है, सूर्य की ऊष्मा, पवन ऊर्जा, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, ये सब कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है। लेकिन कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब समाप्त होने वाला है, अनवीन है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा होने का कारण है H2SO4, SO2 और H2O। ये चला क्वेश्चन फिक्स है, पूछवे करता है। अम्लीय, ये सब क्वेश्चन इसलिए भी पूछता है ना दोस्त मेरे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। अम्लीय वर्षा, इसका जो है ध्यान रखिएगा, SO2 एंड NO2 से अम्लीय वर्षा होता है। इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। पीएच मान लगभग 5.5 के बराबर होता है। बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? सूर्य वायुमंडल के ऊपरी परतों पर तप्त करना आरंभ कर देता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। बादलों में घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होता है। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, अब मार देगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? जीवाश्म ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। दैट इज SO2 और NO2 मिलकर अम्लीय वर्षा करता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है, लगभग 5.5 के बराबर होता है। अब मुंह में जो सड़न होता है, मुंह में जो सड़न होता है चला, उसका भी पीएच 5.5 से कम होता है। मुंह में जो सड़न होता है इसलिए क्योंकि मुंह अम्लीय होता है। मुंह में जो सड़न होता है इसलिए क्योंकि मुंह अम्लीय होता है। अगला, जलवायु संयंत्र में, जलवायु संयंत्र में, जलवायु संयंत्र में, जलवायु संयंत्र में बताओ क्या होगा आंसर? जलवायु संयंत्र में संचित जल, जल विद्युत संयंत्र में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित होती है। संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जल से विद्युत निष्कर्षित की जाती है। विद्युत प्राप्त करने के लिए जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। सर आपसे साइंस पढ़ने के बाद माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। जल्दी बता। संचित जल, देखो जल विद्युत संयंत्र में बांध होता है। अब बांध में आपको पता है स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आपको कहेगा बांध में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा का क्वेश्चन पूछेगा। जेकरा में हाइट होगा स्थितिज ऊर्जा, जेकरा में गति होगा गति ऊर्जा, जेकरा में दोनों होगा दोनों ऊर्जा, जेकरा में दोनों में से कुछ नहीं होगा कोई ऊर्जा नहीं। लेकिन ये सब फालतू का क्वेश्चन है। तुमको एक लाइन पूछेगा, बांध में कौन ऊर्जा? बांध में कौन ऊर्जा? कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? आए हाय हाय हाय, ऊर्जा का एकदम अंतिम स्रोत। और आज चला ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? जूल। जूल ऊर्जा का स्रोत है भैया। जूल ऊर्जा का अंतिम स्रोत है कि सूर्य है कि यूरेनियम है कि जीवाश्म ईंधन है? बताओ। जूल तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। अब कह रहा है सूर्य, सूर्य 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 अक्षय ऊर्जा का स्रोत इसको कहते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत जो कभी ना नष्ट होने वाला हो। अक्षय ऊर्जा स्रोत जो है वो सूर्य है। अक्षय ऊर्जा स्रोत जो है ये सूर्य है। अक्षय मतलब एकदम कभी ना नष्ट होने वाला। प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत भी यही है। प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत भी यही है। दोस्त मेरे, हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए प्रतिबद्ध है और सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाएंगे। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं आता है दोस्त मेरे कि किसी भी प्रकार का हम थोड़ा शायरी सुना दें, फलना कर दें, चिलना कर दें। मेरे चैनल पे ये सब चीज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कोई नहीं कर सकता है। ना ही मेरे चैनल पे कोई किसी को सब्सक्राइब करने, शेयर करने बोल सकता है। मेरे चैनल पे सिर्फ टीचर को कंटेंट देना है। मेरा मानना है कंटेंट देंगे, बच्चों का रिजल्ट होगा। एक बच्चे से दूसरे बच्चे आएंगे, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे आएंगे और अपने आप हमारा सिस्टम बड़ा होते चला जाएगा। बताओ जल्दी से। अक्षय ऊर्जा का स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत, कभी ना नष्ट होने वाला स्रोत। बताओ आंसर इसका क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? क्या होगा जल्दी? ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। यूरेनियम, यूरेनियम चला नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में
नाभिकीय, कुछ चला एकदम वन लाइनर भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। नाभिकीय रिएक्टर में जो है, नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम को। जीवाश्म ईंधन तो हो गया कोयला। जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता, इसकी उम्र का पता, इसकी उम्र का पता, जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता महा भी आए। जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता कार्बन 14 पद्धति से लिया जाता है। जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता कार्बन 14 पद्धति से लिया जाता है। महा भी आए। जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता कार्बन 14 पद्धति। हम चला पूरा साइंस तुम्हारा कंप्लीट कर देंगे। और अब करंट अफेयर्स और हिंदी हम चला 18 क्लास लगा रहे हैं। 10 जून से तुम्हारा जो एग्जाम होना है तब तक 18 से 20 क्लास हमको मिल रहा है। और 18 से 20 क्लास मान के चलो, 20 क्लास में करंट अफेयर्स और हिंदी कंप्लीट करवा देंगे। कल से हिंदी स्टार्ट हो जाएगा और मंडे से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। और सैटरडे से लगातार 15 दिन तक 15 टेस्ट मिलेगा तुमको। और उससे तुम्हारा कंप्लीट टेस्ट भी हम करवा देंगे कंप्लीट। आंसर बताओ, आंसर बताओ। यूरेनियम की बात करें, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज करते हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयला होता है। इसकी उम्र कार्बन 14 से निकाली जाती है। ऊर्जा जूल का मात्रक है। सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। 1% मात्र जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे इसका उपयोग करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उपयोग में प्रयुक्त समस्या यह है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रयुक्त समस्या, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग करने में प्रमुख समस्या क्या है? बताइए क्या है, बताइए। नाभिक को विखंडित कैसे करें, अभिक्रिया का सतत कैसे बनाएं, उपयोग के पश्चात ईंधन को सुरक्षित, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलें? क्या होगा आंसर, जल्दी बता। उपयोग के पश्चात ईंधन को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि चला इससे अल्फा बीटा और गामा निकलता है। आइए एगो चीज ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा जब हम लोग जनरेट करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जब जनरेट करते हैं नाभिकीय रिएक्टर से, नाभिकीय रिएक्टर से, और ये द्रव्यमान ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये द्रव्यमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और ये काम करता है E बराबर mc² से। ये काम करता है दोस्त मेरे E बराबर mc² पर, E बराबर mc² पर। तो वन लाइनर जो करवाएंगे, चला अभी तो 12 क्लास हुआ, 8 क्लास और हमको पढ़ाने दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, यानी 8 दूनी 16, 160 क्वेश्चन। और उसके बाद हम तुमको वन लाइनर करवा, बहुत सारा बायोलॉजी भी करवा देंगे इसी दौरान, और बहुत सारा केमिस्ट्री भी करवा देंगे, सब A to Z मिक्स करवा देंगे। वन लाइनर भी हम आपको करवा देंगे ताकि मेरे तरफ से कोई दिक्कत ना हो कि आपने नहीं पढ़ा है। हाँ, जो बच्चा रेगुलर क्लास नहीं करता है, आधा घंटा बाद जुड़ता है, 40 मिनट बाद जुड़ता है, आज किया कल नहीं किया, फिर हम नहीं जानते हैं, फिर हमारा कुछ नहीं बोलना एक लाइन के बाद। अगर आप रेगुलर क्लास कीजिएगा तभी हम आपका काम कर पाएंगे। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। उपयोग के बाद ईंधन को सुरक्षित रखना, क्योंकि चला उससे निकलता है अल्फा बीटा और गामा किरण जो कैंसर जैसा रोग देता है। आंसर बता। कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर द्रव्यमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। E बराबर mc²। E बराबर mc² कौन दिया था दोस्त? आइंस्टाइन ने दिया था। E बराबर mc² कौन दिया था? आइंस्टाइन ने। सौर कुकर में कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बता आंसर। पौधा घर प्रभाव हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताओ कौन उत्तरदायी है, जल्दी बता, जल्दी बताओ। कांच की सीट, चलाओ बॉक्स के भीतर काली परत, दर्पण, सौर कुकर का बाहरी आवरण की कांच का सीट। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होगा आंसर, जल्दी बता। एक की भी किसी, कांच की सीट इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव में आप कहेगा इसके लिए गैस कौन सा, तो कहिएगा CO2। इसके लिए गैस कौन सा हो गया, आइए इस, हाँ, इसके लिए गैस कहेगा कौन सा, तो कहेंगे CO2। कांच की सीट और इसके लिए गैस कौन सा कहेगा, तो CO2। ये ध्यान रखिएगा, CO2 इज द राइट आंसर। आइए चला ध्यान रखिएगा, CO2 के बारे में क्वेश्चन बताओ तो। लेमन सोडा, फिश सोडा में कौन सी गैस, जितना सोडा है पीने वाला, लेमन सोडा, फिश सोडा, जितना सोडा है सब में कौन सी गैस? एगो है हाइड्रोजन, दूसरा है O2, तीसरा है CO2, तीसरा है CO2। आंसर बता क्या हो जाएगा। तीसरा है CO2। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन। बता आज सोडा की अगर बताओ सोडा में कौन सी गैस, महा VVI चला पूछवे करता है। सोडा में CO2, और CO2 की अगर हम बात करें तो इसमें चला जी जितना सोडा है सब में CO2 लगाया जाता है, जितना सोडा है सब में CO2 लगाया होता है। और सोडा हमेशा ध्यान रखिएगा
द्रव में गैस का मिश्रण है। सोडा जितना भी है वो द्रव में गैस का मिश्रण है। सोडा जितना भी है वो द्रव में गैस का मिश्रण है। सोडा जितना भी है सब द्रव में गैस का मिश्रण है। सोडा जितना है वो द्रव में गैस का मिश्रण। ज्योग्राफी बिहार स्पेशल होगा। सर बोले होंगे अगर आप ज्योग्राफी का क्लास 8 बजे